अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। बड़ा अहम मसला इस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का ये मसला है और आपको पता है गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ निशानों को कुछ मकामात को निशाना भी बनाया इस सिलसिले में। इसके बाद से बड़ी इस वक्त टेंशन्स हाइटेड हैं। अफ़गानिस्तान ना सिर्फ इसके ऊपर बड़े गम और गुस्से में है, बल्कि हम ये देख रहे हैं एविडेंटली कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में एक तेज़ी आई है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़ासकर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। 2 दिन में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और 9 बताए जा रहे हैं अभी तक कि अहलकार शहीद भी हुए इन हमलों के नतीजे में। दूसरी तरफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर भी ऑपरेशंस कर रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं जिसके अंदर दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। साथ ही सिफारती तौर पर भी हम इसका कोई सलूशन ढूंढ रहे हैं। ख़ासकर अभी जब वज़ीर-ए-आज़म कतर गए हुए थे तो बताया जा रहा है कि कतर में भी खित्ते के अंदर ख़ासकर अफ़गानिस्तान के ये जो मामला है इसके सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस सिलसिले में मुज़ाकरात भी बाज़ाब्ता तौर पर हो चुके हैं, बाकायदा ऑफिशियल भी और कुछ ऐसी इत्तलात भी थी कि अनऑफिशियली भी सिफारती तौर पर इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मुज़ाकरात या बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इसके अंदर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और उसी के ऊपर गौर करने के लिए हम अपने तज्ज़ियाकारों का रुख करते हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज जी रीमा उमर साहिबा मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये तो हमें पता था, जैसे हमने पहले देखा पाकिस्तान ने कार्रवाई की इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर रद्द अमल आया अफ़गानिस्तान से, अब ये हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान कर क्या सकता है? जो मौजूदा ऑप्शंस हैं क्या उसके अलावा भी आगे कुछ है? जैसे अभी कतर के दौरे को बड़ी अहमियत हासिल है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर खुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान डिस्कस हुआ। अलीना, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने एक अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करने से पहले उन्होंने जो तमाम हमारे एक फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको इत्मीनान में लिया है। चाइना को इत्मीनान में लिया, टर्की को इस्तेमाल किया, सऊदी अरब को इस्तेमाल किया, कतर को इस्तेमाल किया, यूएई को इस्तेमाल किया। तो ये जो अभी जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, हमें इस चीज का आइडिया था, यानी कि इसमें रिस्क का एलिमेंट मौजूद है। उधर से कोई रिटेलिएशन होगी, ये चीजें ये इन चीजों का मेरे ख्याल आइडिया था। ये नहीं था कि इनका आइडिया नहीं था, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के पास नंबर 1 अफगानिस्तान ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। बल्कि अफगानिस्तान ने क्या कोशिश की, अफगानिस्तान ने उसको ये हमारी कमजोरी बनाने की कोशिश की। उन्होंने टीटीपी को अपना एक असासा बनाने की कोशिश की। तो हमने तमाम जो हमसाय ममालिक हैं या जो कॉमन फ्रेंड हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अफगानिस्तान को समझाएं। अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, या उनकी अपनी कोई सियासी मजबूरियां ऐसी हैं, या जो उनके अपने अंदर जिस तरह की पावर स्ट्रगल चल रही है उसमें वो टीटीपी को साइडलाइन नहीं कर पा रहे, या उन्होंने पाकिस्तान के लिए उसको एज अ छेड़ बनाया हुआ है। आई डोंट नो कि क्या वजह है, लेकिन यह है कि वो टीटीपी को रोकने में नाकाम रहे हैं और अब वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। जहां तक जो बात है, आपने जिस तरह कतर की बात की, अब देखें कतर का कतर हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो, कि इन कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने एक पीस बिल्डर का एक रोल अडॉप्ट किया हुआ है कि मुख्तलिफ ममालिक में ये एफर्ट्स कर रहे होते हैं को पीस नेगोशिएशंस जो हैं वो इन ममालिक में हो रही होती हैं। आपको पता है कि जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान, तालिबान के दरमियान मामला तय पाए तो उस टाइम भी दोहा अकार्ड हुआ, वो दोहा में मामला हुए। तो एक कतर को तालिबान पर एक लेवरेज हासिल है, उन्होंने किसी तरीके से उनको अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो एक तो ये भी चीज है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कतर को इस मामले में इन्वॉल्व करे, उनके जरिए उन पर एक प्रेशर डाला जाए। लेकिन क्या ये पहली दफा हुआ है? ये मामला ये हम कोशिश पहले भी कर चुके हैं। जब इवन टर्की में भी मुज़ाकरात हुए तो उस टाइम कतर के भी मंदूब शामिल थे, उसमें टर्की के भी शामिल थे,
और अफगानिस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे। पहले दोहा में भी इनके दरमियान बातचीत चलती रही, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो अभी ये दोबारा एफर्ट हो रही है। एक तो ये है कि इसमें जो दो चीजें होनी चाहिए, पाकिस्तान ने उधर क्या इशू टेकअप किया मुझे नहीं आइडिया, लेकिन दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो पहले वाली जो एक कोशिशें हैं उनका इरादा होना चाहिए, और दूसरा उसमें यह है कि कतर का रोल भी गैर जानबदाराना होना चाहिए। कतर को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। हमने जो रिसेंटली देखा है, जो अल जजीरा की कवरेज है, वो चाहे अफगानिस्तान के हवाले से हो, वो चाहे बीएलए के हवाले से हो, तो उसमें एक हमें टिल्ट नजर आया। तो मेरे ख्याल है कि अल जजीरा जो है उनकी कतर की एक फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपको याद होगा कि एक टाइम था जब अमेरिका, ये जब इराक वार चल रही थी, उस टाइम सदर बुश जो है वो अल जजीरा पे एतराज कर रहे होते थे। तो हमें तो उस टाइम नहीं लग रहा था, हमें तो लग रहा था कि जैसे सारी हक की बातें हो रही हैं। लेकिन अभी जब हम खुद पार्टी बने हैं केस में, तो जो कवरेज हम देख रहे हैं, तो उससे एक एक बायस का एलिमेंट नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें उसमें शामिल होंगी कि एक तो आप तालिबान के हवाले से जो पहले से बातें चल रही थी, वो वाली, और दूसरा अगर उसमें कुछ नहीं होता तो कम से कम कतर को उसमें एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए कि आप दोनों के दोस्त हैं, आप इसमें पार्टी ना बने। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो इशू हैं ये इस एजेंडे में डिस्कस हुए होंगे। बाकी ये जो हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ ठीक है। एक्शन ले रहे हैं, हम अगर जाके अफगानिस्तान में भी उनको हिट कर रहे हैं, तो इस तरह के जो वो पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट को टारगेट करेंगे। बड़े दुख की बात है अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक पार्ट ऑफ गेम है। और ये जो हमारी जंग है, ये कोई जंग बाय चॉइस नहीं है, वार ऑफ चॉइस नहीं है, ये एक वार ऑफ नेसेसिटी है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई टीटीपी का कोई तदारक किया जाए। सही है। सलीम साफ़ी साहब, आप कहिएगा कि आप इत्तेफाक करते हैं उमर की इस राय से कि अब पाकिस्तान के पास जितने ऑप्शंस थे वो सारे के सारे एक्सरसाइज कर दिए हैं और अब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों इंटरनेशनली भी इस सिलसिले में बड़ा प्रेशर बन रहा था अफगानिस्तान के ऊपर। अब वापस ये जो कतर गए हैं और यहाँ पर ख़बरें आना कि अफ़गानिस्तान के इशू को डिस्कस किया गया है, इसकी अहमियत क्या है? क्या आप समझते हैं कि यहाँ से कुछ नई ऑप्शन निकल सकती है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। जब पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान में दूसरी तरफ थी और अमेरिका और उसके इत्तेहादी थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया और दुनिया को भी नाराज़ किए रखा, हामिद करज़ई को भी नाराज़ किए रखा, अशरफ गनी को भी नाराज़ किए रखा और तालिबान को पनाह भी देते रहे और तालिबान की सरपरस्ती भी करते रहे। तो उसके बाद जब तालिबान को फतह हासिल हुई, अगर तो पाकिस्तान की वो पॉलिसी ना होती तो आज इस खित्ते का मंजरनामा ये कतन ना होता। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था कि जिसमें जश्न मनाया गया। यहाँ वज़रा ने भी जश्न मनाया, यहाँ पे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों ने भी ट्वीट किए। खुद अफ़गानिस्तान में किसी ने जश्न नहीं मनाया, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान की आमद का जश्न मनाया गया। अब उसके बाद तो उनको एंगेज रखना चाहिए था और वो अगर किसी के ज़रिए एहसान थे तो फिर शायद सिर्फ पाकिस्तान के उनको ज़रिए एहसान रहना चाहिए था। तो उनको एंगेज करना कतर के मुकाबले में या सऊदी अरब या किसी और के मुकाबले में तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उनको उसी तरह एंगेज नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए था टीटीपी के सिलसिले में। मसलन उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो पीडीएम की जितनी भी हुकूमत थी, उस पूरी हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब ने एक भी दौरा अफ़गानिस्तान का नहीं किया। मेरे ख्याल में तो पहले भी अफ़गान तालिबान को एंगेज करके उनके ज़रिए ही टीटीपी के मसले को हल करना चाहिए था। और आज भी हमें इस ऑप्शन को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो मौजूदा जो पॉलिसी है, इसके नतीजे में एक तो सवाल ये है कि आप स्ट्राइक्स के ज़रिए
कितने तालिबान को मार देंगे? कोई 100-200 तो वो है नहीं, वो तो 10,000 से ज्यादा हैं। तो आपके इन कार्रवाइयों के नतीजे में आखिर कितने आप खत्म कर सकते हैं? कहते हैं इंगेज उस तरह से पाकिस्तान ने नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। इससे मुराद आपकी क्या है? क्योंकि मुज़ाकरात की तो हम खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी बारहा कोशिशें करते रहे। कुछ ऐसी बातचीत थी जो हमें पता था, कुछ ऐसी बातचीत थी जो बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रही थी। सिर्फ हमें इतना पता था कि बातचीत हो रही है और अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं उनको, तो फिर और कैसे इंगेज करते? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पाकिस्तान के जो उस वक्त के वजीर खारजा थे, अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने एक भी दौरा वहां का नहीं किया और न उनको यहाँ पे बुलाया। इसी तरह हालांकि उससे पहले पाकिस्तान तो आलमी सतह पे भी उनके लिए सफारतकारी पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान ही उनकी वकालत कर रहा था। तो आप उनके साथ जो माजी का ताल्लुक था उसको आप उसी तरह कंटिन्यू नहीं रख सके। और क्यों ऐसा हुआ कि चंद महीनों के अंदर अंदर वो तो आपके दुश्मन बन गए और इंडिया के दोस्त बन गए? तो इसमें जाहिर बात है कुछ हमारी सफारती नाकामियां भी होगी ना सर। लेकिन इतनी जब किसी की, जैसे आप बता ही रहे थे खुद भी और कई दफ़ा हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है पाकिस्तान का। तो ताल्लुकात एकदम से ऐसे कैसे? क्या एक वज़ीर ख़ारजा के उस तरह से रवाबित ना रखने से? क्योंकि हमने देखा मिशंस जाते रहे, उसके अलावा हमारे सिफारती जो अहलकार थे वो भी जाते रहे। वो ताल्लुकात नहीं होते क्या? सिर्फ एक वज़ीर ख़ारजा का ना जाना इतने ताल्लुकात ख़राब कर सकता है कि मामला यहाँ तक पहुँच गए? नहीं, देखिए उधर तो इंडिविजुअल कुछ एडअप नहीं किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या इतना बुरा? इंडिविजुअल्स को तो नहीं देखा जाता ना, वो स्टेट की पॉलिसी समझी जाती है। वो इंडिविजुअल तो आज एक वजीर आजम है, कल दूसरा वजीर आजम होगा, आज एक वजीर खारजा है, कल दूसरा वजीर खारजा है। अब पहले उनके साथ जनरल फैज साहब के दौर में जो कुछ हुआ तो वो तो यही था कि बस आप इनको आने दे, और वो एक एक्सट्रीम था। उन्होंने अपने बिल्कुल उस तरह की कड़ी शराइत उनके सामने नहीं रखी। फिर उसके बाद हम कुछ अरसा ये सिलसिला उनके साथ वो पसे पर्दा ये बातचीत चलती रही कि उनको अफगानिस्तान में हम सेटल कर लें और उसमें हम अफगान हुकूमत को फैसिलिटेट कर लें। तो फिर एकदम हमने वो ऑप्शन जो था वो बंद कर लिया। तो 3 मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियां हमने 1.5 साल के अंदर हमने अपनाए रखी। शहजाद इकबाल साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? पिछली गलतियां तो जो हुई, अब पाकिस्तान को आगे के लिए क्या करना चाहिए, या पाकिस्तान के पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जिस तरह से सारा शेप अप कर रहा है मामला? देखिए, इस वक्त जो हालात है उस पर हमें हुकूमत की तरफ से या रियासती इदारों की तरफ से तो यही बताया जाता है कि हमने सिफारतकारी की भी कोशिश की, जो हमने देखा हुआ भी कतर में डायलॉग हुए, तुर्की में डायलॉग हुए, बातचीत की कोशिश की गई और इसमें सालिस ममालिक को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन अफगान तालिबान जो है वो तहरीरी तौर पे ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि वो टीटीपी को रोकेंगे पाकिस्तान पर हमला करने से। तो हमारी रियासत, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने ये तमाम चीजें आजमा के देख ली हैं। अब हमें जो है कॉस्ट बढ़ानी है अफगानिस्तान के लिए, उनकी अबूरी हुकूमत के लिए, कि अगर वो यहाँ पर नहीं रोकेंगे टीटीपी को कार्रवाई करने से तो हम भी कार्रवाई करेंगे, जिसमें उनका भी अगर नुकसान होगा तो शायद उसके बाद वो बैक ऑफ कर जाए या फिर टेबल पर आकर दोबारा मुज़ाकरात करने की कोशिश करें। अब देखें, इवेंचुअली ये होगा या नहीं होगा ये तो मेरे ख्याल से मैं नहीं बता सकता, ये उनकी अपनी असेसमेंट होगी। लेकिन फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के हमले हैं पाकिस्तान में, उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और अभी भी उस तरह की दहशतगर्दी नहीं है जो कि माजी में पाकिस्तान में हमने देखी है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ज्यादा अटैक्स होते हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हो रहे हैं, पुलिस पर हो रहे हैं, एफसी पर हो रहे हैं, फौज के जवानों पर हो रहे हैं। माजी में हम देखते रहे कि जो पब्लिक सेंटर्स हैं, पब्लिक मकामात हैं, मसाजिद भी हैं, अभी भी खैर मां बारगाह पे हमला हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें टीटीपी का नाम नहीं आया था, आईएसकेपी का नाम आया था। लेकिन हम देख चुके हैं कि हमारे बाजारों में और कई मकामात पर ऐसे हमले हो चुके हैं। तो वो इंटेंसिटी अभी तक हमने नहीं देखी है। क्या आगे जाके वो होगा या नहीं होगा? मेरे जैसे एक आम आदमी को तो ये चीज खौफजदा जरूर करती है कि क्या हालात 2009, 10, 11, 12, 13 जैसे हो सकते हैं दोबारा, जब पब्लिक स्पेसेस में भी ये हमले हो रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली हमारी एक असेसमेंट है, जैसे मैंने बताया, कि अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे तो शायद वो टेबल पर आए मुज़ाकरात करने के लिए दोबारा। फिलहाल जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है उसमें तो देखें नुकसान तो हमारा हो रहा है,
क्योंकि एक पुलिस वाले का या एक फौजी अफसर का नहीं, इवन एक सिपाही का उसको बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। उनकी तालीम है, उनकी ट्रेनिंग है, फिर जाके वो रिक्रूट होते हैं, यानी कि एक बड़ा इस पे कॉस्ट इनकर होती है और ऑब्वियसली वो टैक्स पेयर के पैसे से होती है। दूसरी तरफ जो वहां से आते हैं हमला करने के लिए, उनको कोई खौफ नहीं है मरने का। जाहिर सी बात है, उनकी इकोनॉमी कोई फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, उनके पास ड्रग का पैसा होगा या ब्लैक इकोनॉमी या कोई और पाकिस्तान का दुश्मन उनको फंड कर रहा होगा, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट करना ज्यादा आसान है, उनके लिए पैसे का इशू नहीं है। हमें ऑब्वियसली एक स्टेट की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, हमने पूरा स्टेट चलाना है। तो ये सोचने पे तो हम भी ऑब्वियसली सोच रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं बैठ के कि मतलब ये मामला क्या इसी तरह चलता रहेगा या ये जो अभी हम हमले कर रहे हैं ये हमें किसी सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो फ्रैंकली मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सलीम साफी साहब की इजाजत से 2-3 दिन पहले हम साथ बैठे हुए थे, तो सलीम साफी साहब ने एक बात बताई कि उनको भी ये लग रहा था कि अगर ये पॉलिसी रहेगी तो स्टेटस को रहेगा, इसमें ये खून रेजी होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि टीटीपी के पास इतनी फोर्स है कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्से पे कंट्रोल कर सकता है, या इवन बलूचिस्तान में बीएलए के पास इतनी फोर्स है कि वो बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन शायद इसका फौरी तौर पे कोई हल भी ना निकले, तो ये स्टेटस को का मतलब तो यही होगा कि ये खून रेजी जो है वो जारी रहेगी। इसमें एक और मैं एंगल मैंने, क्योंकि कल ऑब्वियसली हम तो एक्सपर्ट नहीं है इस मामले के, लेकिन कल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब जो कि कोर कमांडर रहे क्वेटा में, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था साफी तलत हुसैन साहब के साथ, और उन्होंने तो दोबारा वही एंगल दोहराया है जो कि हम पिछले काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये ग्रेट गेम का हिस्सा है और स्ट्रेटेजिकली अभी भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो मजीद स्टेबल हो। तो वो चाहते हैं कि इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी रहे, जिसमें खासतौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान सी रूट प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली ग्रेट गेम क्या है कि चाइना को आपने काउंटर करना है, चाइना को कमजोर करना है। तो जब तक इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो चाइना जो है उस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकेगा जैसे कि बाज ममालिक चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे ममालिक हैं, तो उन्होंने कहा ईरान चाहता है स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान चाहता है, रशिया चाहता है, ये तमाम वो ममालिक हैं जो चाहते हैं रीजन में स्टेबिलिटी हो। लेकिन कौन से ममालिक हैं जो चाहते हैं स्टेबिलिटी ना हो? उसमें इसराइल है, इंडिया है, चलिए ये तो हमें पता है, हम खुद भी कहते हैं ये फितनाल हिंदुस्तान है, फितनाल खवारिज को उनकी सपोर्ट हासिल है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका भी इसमें शामिल है, जिसपे उनसे सवाल हुआ कि अमेरिका से तो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि रीजन में इंस्टेबिलिटी रहे और पाकिस्तान इससे मुतासिर होता रहे? तो उन्होंने कहा देखिए कुछ चीजें जो है ना वो टेम्परेरी होती है, ट्रांजैक्शनल होती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका, इसराइल, इंडिया का अभी भी हदफ है वो ये है कि इस रीजन में चाइना को कंट्रोल करके रखना है, और उसका एक तरीकाकार ये है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी रहे, नहीं कि दहशतगर्दी यहाँ पे जो है वो चलती रहे। अच्छा, ऑल्सो तो अगर ये बड़ा प्लॉजिबल थ्योरी भी है, क्योंकि हम जो इस वक्त ईरान में देख रहे हैं वो सब इस तरफ पॉइंट भी करता है। शहजाद, बड़ा अच्छा आपने एक नुक्ता निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा। ब्रेक लेते साथ हैं रीमा उमर साहिबा का तज्जिया भी शामिल करेंगे और फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इस सूरत में, जब ऐसा एविडेंटली नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पाकिस्तान ने माजी में अपनाए भी, लेकिन उनसे कोई नताइज हासिल नहीं हुए। रीमा उमर साहबा, आपका क्या इसके ऊपर टेक अवे है? और ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद ने बड़े एक अहम पहलू की तरफ इशारा किया। वो कहते हैं कि एक थ्योरी ये भी है कि ये ग्रेटर गेम का हिस्सा है कि इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी हो, और बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं शायद वो चाहती हैं कि ये खित्ता पुरअमन ना हो और ये स्टेबल ना हो। तो इस सिलसिले में क्या पाकिस्तान कुछ कोशिश भी करे, जैसा कि अब वो रीच आउट कर रहा है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ताकतों को, उससे फ़र्क भी पड़ेगा? जी शुक्रिया लीना। मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो सेट इन स्टोन होती है। ये ज़रूर मुमकिन है कि एक ग्लोबल गेम भी है, इसको रीजनल तरह से भी देखा जा सकता है, इसको एक इंटरनल तरह से भी देखा जा सकता है। ये तीनों पहलू जो हैं अहम हैं, लेकिन हर चीज़ पे ऑफ कोर्स आपकी जो हुकूमत होती है, आपके जो इदारे होते हैं, उनको उन हर फ्रंट पे जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी होती है। तो मेरा ख्याल है ये वो वाकिफ़ होंगे इन सब चीज़ों से, और उनके पास ये मालूमात होंगी कि उन्होंने किस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी या अपना जो आगे का रद्द अमल है वो बनाना है। मैं ऑब्वियसली वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपकी हुकूमत और इदारों के पास ही होती है। जो मुझे पता है मैं उस पर बात कर लेती हूँ। वो है पहला कानून, और दूसरा जो डिस्कोर्स है हमारा इस वक्त वो कानून पे। अलीना, अगर आप इंटरनेशनल लॉ देखें, उसमें एक मुल्क एक दूसरे मुल्क की सरजमीन पे ताकत का इस्तेमाल कर सकता है अगर नॉन स्टेट एक्टर्स, यहाँ पे टीटीपी, अगर तालिबान, अफगान तालिबान उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, या
किसी ना किसी तरह जो टीटीपी के पाकिस्तान में हमले हैं वो एट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अफगान तालिबान के साथ। अगर ऐसा है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास काफ़ी एविडेंस है कि ऐसा है, तो पाकिस्तान ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकता है कि यूएन चार्टर के तहत राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करके पाकिस्तान अफगान सरजमीन पे यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल कर सके। मैं चाहूंगी कि हमारी जो हुकूमत है वो इस तरह ही फ्रेम करे, जो अक़वामी कवानीन है उनके तहत कि पाकिस्तान को इख्तियार है या ये जस्टिफाइड है पाकिस्तान का यूज ऑफ फोर्स। क्योंकि जब भारत के साथ जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह अपना केस कानूनी तौर पे प्लीड किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बाकी दुनिया के सामने, और उसको बहुत पजीराई भी मिली थी। तो चाहे इंटरनेशनल लॉ की हम समझ रहे हैं कि वैल्यू नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर पाकिस्तान के हक में जाता है तो इसमें अच्छा ही होगा कि पाकिस्तान अपना केस इस तरह प्लीड करे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, इसका मतलब ये नहीं है यूज ऑफ फोर्स करनी चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत बेहतर जानती है कि ये स्ट्रैटेजी हमारे हक में साबित होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज ये, और बहुत अहम है लीना, कि अगर आपका राइट भी है यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करने का, सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं और वो वो किसी सूरत में भी जायज नहीं। तो अगर आपका यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल आप कर भी सकते हो, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो नेसेसरी होना चाहिए, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके खिलाफ। यहाँ पे एक तशवीश और एक कंसर्न ये आ रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स में सिविलियन जानें भी गई हैं। अब इस पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं उनको आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो रियासत के खिलाफ हैं या वो टीटीपी के हामी हैं या वो अफगान तालिबान के हामी हैं। और ये कुछ भी हो लीना, वॉर जो है वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होती है, कभी भी उसको इस तरह चेयर या अपलॉड मेरी नज़र में नहीं करना चाहिए, खासतौर पे इस सिचुएशन में जहां अफगान तालिबान अफगान लोगों ने इलेक्ट तो नहीं किए, वो तो जोर जबरदस्ती की वजह से वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई हुई है। तो वहां पे मैं तो ये नहीं चाहूंगी कि पाकिस्तानी फौज को इस तरह देखा जाए कि वो मासूम अफगान लोगों की जान लेती है। तो इसको मेरा ख्याल है बहुत सोच समझ के पाकिस्तान को इस इम्प्रेशन जो है इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इस पे जरूर होनी चाहिए कि हमारी यूज ऑफ फोर्स से कोई सिविलियन जाने जो हैं वो तो नहीं गई, या पाकिस्तान ने रेकलेसली यूज ऑफ फोर्स तो इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी चीज अलीना डिस्कोर्स की है। आपने बात की और बाकी पैनलिस्ट ने भी ये बात की कि पाकिस्तान की माजी में जो पॉलिसी रही, हम आगे कैसे बढ़ें। लेकिन ये एक मसला होता है जब आपका माजी इतना प्रॉब्लमैटिक रहा होता है किसी एक चीज पे, आपकी पॉलिसी तो शायद अब बदल गई है और अच्छी बात है, बदलनी चाहिए थी, लेकिन माजी इतनी आसानी से भुला नहीं सकते आप। बहुत से ऐसे लोग हैं, पार्टीज हैं, मूवमेंट्स हैं जो शुरू से तालिबान के खिलाफ रही हैं और उन्होंने बहुत सफ़र भी किया है। तब पाकिस्तान की रियासत की जो पॉलिसी थी वो मुख्तलिफ थी। तो वो अगर अकाउंटेबिलिटी या वो ट्रांसपेरेंसी अब चाहते हैं उसके लिए, तो मेरा ख्याल इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आप उसको डिस्कोर्स का हिस्सा बना रहने दें। ऐसे नहीं है कि उन पे भी, अब ये हुकूमत के लेवल पे तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के क्लोज समझे जाते हैं, वो जिस तरह से इस डिस्कोर्स को टॉक्सिक बना रहे हैं, हर किसी को गद्दार लेबल करके। ये जो ऑपरेशन है, इसका नाम जिन लोगों ने रखा हुआ है, उसकी इतनी रेसिस्ट अंडरटोन्स हैं, ये कहीं किसी तरह भी हमें हेल्प नहीं कर रहा। ये बल्कि और मजीद जो टेंशन्स हैं उसको बढ़ा रहा है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है कि आपका जो डिस्कोर्स है वो इसी हद तक रहे कि अपनी जानें जो हमारी जा रही हैं हमारे मुल्क में, हमारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए जो पाकिस्तान ने करना है वो उसकी ज़रूरत है, एज अपोज टू ये जो रेसिस्ट अटैक्स हैं, ये जो अपने डिविजन्स हैं, आप सब पश्तून लोगों को तालिबान जो लेबल कर रहे हैं, आप ये रेसिस्ट टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऑपरेशन के लिए। और कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि अफगान लोगों की जानें हमारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्यों इस डिस्कोर्स से नहीं जानी चाहिए। और मुझे एक ये कंसर्न है कि ऐसा मैं होता देख रही हूँ खास तौर पे सोशल मीडिया पे। तो ये मेरी 2-3 चीजें हैं, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिस्कोर्स के लिहाज से। ऑब्वियसली बहुत एक कंसर्निंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और बस यही हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो भी रास्ता अपनाए
वो हमारी बेहतरी के लिए ही हो। एब्सोल्युटली। रीमा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हाईलाइट किया है। मैं सलीम साफ़ी साहब के पास से लेके जाना चाहती हूँ। साफ़ी साहब, ये कैसे मुमकिन है, राइटली सो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हम ये भी कहें कि अफ़गानिस्तान हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे है या इनको रोकने में नाकाम है? हम तो एक तरह से उनको अकम्प्लिस बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमसायगी के उसूल भी हमें रखने चाहिए। ये दोनों को बैलेंस करना क्या मुमकिन है? ये किस तरह से लेके चल सकते हैं इसको साथ साथ? देखिए, एक तो इनका जो जहाँ तक तालिबान रजीम का मामला है, तो उन्होंने टीटीपी से मुतालिक वो उज़र पेश करते हैं, हम अगर एकदम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनका दाइश की तरफ जाने का खतरा है। वो इसी तरह मुख्तलिफ हीले बहाने या उज़र उससे काम लेते हैं। लेकिन जो रीमा ने बात की, एक तो ये कि हमें अफगान हुकूमत इस वक्त जो रिजीम है उसमें और अफगानों में तफरीक रवा रखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि तफरीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस हों, तो इसमें कैसे तफरीक की जाए? नहीं, तफरीक तो देखिए, अफगान हुकूमत, मैंने आपसे अर्ज किया कि आपको अफगान हुकूमत में और अफगान अवाम में वो जिस तरह रीमा ने कहा कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, तो आपको तो तालिबान में और आम अफगानों में तफरीक रवा रखनी होगी। सर ठीक है, वो तो है, लेकिन इस वक्त जो भी डिफैक्टो हुकूमत है वहाँ पर, हम तो यही कहेंगे ना कि अफ़गानिस्तान के साथ ये ताल्लुकात या अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि इससे पहले आपने ये कहा कि हमें कुछ ना कुछ इंगेजमेंट भी रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जाहिर बात है, हम देख रहे हैं कि हमें अस्करी तौर पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें क्या आपको लगता है कि साथ साथ चल सकती हैं फ्यूचर में, या फिर ये और कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी? देखिए, असल में हम तो नहीं कहते थे ना पिछले सालों के दौरान और इस दौरान कि आप उनके साथ एंगेजमेंट रखे। हम तो ये कहते थे कि आप दुनिया के साथ चले, लेकिन हमारी रियासत ने उनके साथ एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखा, जिसके नतीजे में तालिबान को अफगानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार मिल गया। अब उसके बाद एकदम अपनी उस सारी 20-25 साल साथ देने का या जो कुर्बानी थी, तो उसका क्यों हम अपना कोई उनसे सिला नहीं ले सके, क्यों हमने उनको दुश्मन बना लिया? तो इस पे भी हमें ज़रा सोचना चाहिए। ठीक है जी, इसी के साथ ये डिबेट रैप अप करते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। उमर चीमा साहब, आपसे पहला सवाल हो रहा है पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात से मुताल्लिक। कहा जा रहा है रिहाई फोर्स के ऐलान पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफ नज़र आ रहा है। चेयरमैन की सख्त रद्द-ए-अमल और अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी की वापसी की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब क्या ये सब इस तरफ इशारा नहीं करता कि पीटीआई के अंदर मुस्तकबिल की क़यादत की जंग शुरू हो चुकी है? लीना, पीटीआई के अंदर जो आप जिस जंग की तरफ इशारा कर रही है ना, ये जंग कोई आज की नहीं है, ये पीटीआई के कैरेक्टर का हिस्सा है। ये हालते जंग में रहते हैं, ये आपस में लड़ रहे होते हैं, या कोई अपनी एक इनकी जंगी मशकें चल रही होती हैं, या फिर जो अपने मुखालफिन है उनके साथ लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपने कभी केपी से कोई गवर्नेंस के हवाले से बात सुनी है कि उधर कोई फलां पॉलिसी आई है, कोई नई इंप्रूवमेंट आ रही है? बस हम यही सोचते हैं कि फलां की सिक्योरिटी वापस ले ली है। सुहेल अफरीदी जो है वो उसने ये तय कर लिया, उसने कहा कि मैं कोई एक फोर्स तश्कील दे रहा हूँ। और इमरान खान जो है बताते खुद किसी टाइम, हालांकि वो अल्ताफ हुसैन जो है उनके बड़े खिलाफ भी थे, लेकिन ये उनसे इंस्पायर भी थे। यानी कि उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई इस तरह का विंग मौजूद होना चाहिए, जो कि उन्होंने खुद भी एक पहले एक बनाया भी है। जब कोरोना आया उस दौरान को एक टाइगर फोर्स बना दी। इवन जब ये 9 मई के वाकयात हुए हैं तो इसमें जो इनके एक डेडिकेटेड फोर्स है, उनके लोगों का एक बड़ा रोल था उसमें। अभी भी ये उन्हीं लाइनों पर सोच रहे हैं, यानी कि इनकी ओवरऑल जो एक अप्रोच है वो कोई ऐसी तामीरी नहीं है, तहरीबी है, और इसका ताल्लुक मौजूदा सिचुएशन से भी नहीं है। ये जब इस सिचुएशन में नहीं थे तब भी ऐसे थे, और ये अभी भी जो है, इनके अभी तो ये बात करते हैं ना कि हम अपोजिशन में हैं तो हमारे साथ ये हो गए,
इससे पहले जब मैंने तो आपको गवर्नमेंट की मिसाल दी, इवन गवर्नमेंट आने से पहले जब कहते थे कि ये बड़े लाडले हैं, उस टाइम भी इनका मिजाज, इनका सोच का अंदाज कुछ इसी तरह का था जो अभी भी है। तो ये कोई जो जंग है, ये पार्टी के अंदर नई जंग नहीं है। इसमें कोई दो लोग, इनकी आपस में राय नहीं मिलती, कोई दो लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। उधर जो है एक इन्होंने एक कॉमन पॉइंट रखा हुआ है, वो इमरान खान है, और ये भी बड़ी डिजाइन है कि इमरान खान के अलावा उस पार्टी में कोई ऐसी कंसेंसस फिगर ही नहीं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। रीमा, आपसे बड़े अहम इशू के ऊपर सवाल हो रहा है। पूछा गया कि ये जो जहाज़ के मामले पर सारा का सारा मामला बना हुआ है, इस पर जायज़ तनकीद और बेबुनियाद किरदारकुशी एक साथ चल रही है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मरियम नवाज़ की किरदारकुशी करने वाले पीटीआई के घुस बैठिए हैं। सवाल ये हो रहा है, पॉलिसी पर इख्तलाफ और ज़ाती हमले में फ़र्क कब सीखेंगे? अलीना, शुरू में मैं इस पे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि अनोनिमस अकाउंट्स थे, ट्रोल अकाउंट्स थे जो इस तरह की गंदी कैंपेन कर रहे थे मरियम नवाज साहिबा, और आपको मालूम है किस तरह की वो सेक्सुअल इन्नुएंडो वाली पूरी कैंपेन चला रहे थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ लोग जो जर्नलिस्ट्स हैं और जो एटलीस्ट अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और उनकी एक स्टैंडिंग है, उनकी एक वैल्यू है, वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन गए। इसके बाद मेरा ख्याल है सब पे फर्ज बनता है कि वो इसको कंडेम करें, क्योंकि ये इतनी नॉर्मलाइज हो गई है बात कि एक लेजिटिमेट सवाल है, क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी का इस जहाज के मामले पर। इस पे पंजाब हुकूमत को पूरी तरह से अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और बहुत हार्श स्टैंड ठहराना चाहिए कि आपके सूबे में लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर रहे हैं, जा रही है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और आप जो हैं आप इस तरह के लाविश एक्सपेंसेस कर रहे हैं और फिर झूठ बोल रहे हैं पहले कि वो क्यों जहाज लिया गया। लेकिन अब हमने देखा है कि इस लेजिटिमेट जो कंसर्न था, सवाल उठाए जा रहे थे, वो साइडलाइन हो गए हैं और ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल डोमिनेट कर गई है डिस्कोर्स। और इसलिए मुझे एक ये खौफ है कि ये शायद कभी बेहतरी इसमें आए ना, क्योंकि कोई भी प्रॉपरली, मैंने पीटीआई की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से मजम्मत नहीं देखी इस कैंपेन की, जबकि आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग इस कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं और कई दिनों से ये जो है ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। अब आप खुद सोचें लीना, ये एक फर्द वाहिद की बात फिर रहती नहीं है, ये मरियम नवाज की अब बात नहीं रही, ये हर उस बच्ची, हर उस औरत के लिए है जो एक पब्लिक, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप एक पब्लिक डोमेन में होंगे, अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में होंगे, तो आप पे अटैक सबसे पहले इस तरह के सेक्सुअल इन्नुएंडो वाला ही किया जाएगा। और ये एक बहुत मनफी पैगाम जाता है बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए, किसी भी सोसाइटी में। इसलिए इसको मिसोजिनी कहा जाता है, क्योंकि ये एक फर्द के बारे में नहीं है, एक शख्स के बारे में नहीं है, ये एक पूरी एक जिन्स के बारे में है, एक पूरे जेंडर के बारे में है कि वो पब्लिक डिस्कोर्स में किस तरह से उनको देखा जाता है। इसलिए मैं कहूंगी कि बहुत से आपकी क्रिटिसिज्म हो सकता है मरियम नवाज पे, बहुत से सवालात हैं लेजिटिमेसी पे, करप्शन पे, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन पे, लेकिन अलीना ये आप पूरी एक औरत जात को, बच्चियों को तो ना इसमें इन्वॉल्व करें इस तरह की बातें करके कि उनके माँ बाप उन्हें कहें कि नहीं, इस पोजीशन में आपने नहीं जाना, क्योंकि इस पोजीशन में तो इस तरह के गंदे फिल्थी कैंपेन्स आपके खिलाफ होती हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कोई सोचेगा लीना। बाकी सब भी लेवल इतना गिर गया है हमारी डिस्कोर्स का कि मुझे एक्चुअली इसमें कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है अब। ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया रीमा, बट जस्ट टू ऐड टू इट, सिर्फ सियासत या इस ओहदे तक नहीं, मेरा ख्याल है जब जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं, क्रेडिबल लोग जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, तो लोग समझते हैं शायद ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह की गंदी बात करना, उनके खिलाफ इस तरह के हमले करना जायज़ है या दुरुस्त है या उनको पैसेज मिल जाता है। सो आई होप जी, फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, आई होप अगर ज़रा सा भी ज़िम्मेदारी का एहसास है इन लोगों को जिन्होंने ये ज़ाती हमले या इस तरह की गंदी गलीज़ कैंपेन में हिस्सा लिया है, वो अपने कहे पे शर्मिंदा होंगे या एटलीस्ट इसके ऊपर माजरत नहीं तो कम से कम अपने बयान को वापस ज़रूर लेंगे, अपनी ये जो मैसेजेस हैं इनको वापस ज़रूर लेंगे। शहजाद इकबाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद साहब, आपसे सवाल हो रहा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान का तसलसल बरकरार है, एक महीने में इंडेक्स में तकरीबन 12% तक कमी हुई है, इसकी वजह क्या है सर?
अलीना देखिए, एक तो पहले ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो जून 2023 से, जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त सागडा साहब बड़ा रेजिस्ट कर रहे थे कि आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, और ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया के करीब जा चुका है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ की डील जाके की थी। तो उस वक्त से लेकर अभी पिछले माह तक मार्केट जो है वो 4.7 टाइम्स इंक्रीज हुई थी, यानी कि तकरीबन 5 गुना, 40,000 से लेके 189,000 190,000 जो है मार्केट पहुंच गई थी। तो इसके बाद एक ऑब्वियस ये होता है रिएक्शन कि मार्केट जब इतनी बढ़ती है तो उसमें करेक्शन भी आती है, गिरती भी। इसीलिए आज भी मार्केट में लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई मंदी का रुझान नहीं है, ये करेक्शन है। जब मार्केट 5 गुना बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो अपने आप को करेक्ट भी करेगी, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट टेकिंग के लिए आते हैं फिर वो मार्केट में सेलिंग भी करते हैं। लेकिन उसको एक जवाब चाहिए होता है, एक बहाना चाहिए होता है, क्योंकि जैसे हमेशा जो है ना मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। 2023 जून में नजर आ रहा था कि आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया है, अब यहाँ से एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आएगी, क्योंकि जब भी आईएमएफ प्रोग्राम में होता है वो होता है, तो उस बेसिस पे मार्केट जो है वो बढ़ती रही। अब लोगों को ये नजर आ रहे हैं कि कुछ खदशात हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको एक बहाना चाहिए होता है मार्केट को करेक्शन लेने का। तो अभी आपने देखा कि पहले जब ये थ्रेट थी कि यूएस जो है ईरान पे किसी वक्त भी हमला कर सकता है, तो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नहीं, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स और कमोडिटीज, उसमें हमने एक वॉलेटिलिटी देखी। तो एक वो बड़ा रीजन बताया जा रहा है। फिर पाकिस्तान में इंटरनली खबरें आने लगी इस तरह की कि रेकोडेक का जो मंसूबा है शायद वो यहीं पर रुक जाएगा, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान अच्छा खासा वहां से एक रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। वो एक बड़ा कंसर्न है। और फिर जो कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए वो भी जो है तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त सेलिंग नजर आ रही है। फिर ऑब्वियसली लोकल भी आपने देखा है कि इमरान खान की सेहत के बाद एक इंस्टेबिलिटी सियासी तौर पे भी पाकिस्तान में देखी जा रही है। तो लेकिन अभी भी मार्केट से इसको कह रही है कि करेक्शन है, ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक मंदी की तरफ से। शहजाद, डू यू फील कि आईएमएफ दोबारा से हमारा जो रिव्यू होने जा रहा है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट लिया है उसने या नहीं? नहीं, अभी तो कोई ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं है जिसमें हम जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि आईएमएफ का जो अगला रिव्यू है उसमें हम नाकाम हो जाएंगे या जो अगली किस्त हमें ना मिल सके। आई थिंक वो जितने भी चेकलिस्ट थी, जो भी बेंचमार्क्स थे, वो हमने अचीव कर लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद। सलीम साहब, सर आपसे सवाल हो रहा है, एक तरफ इमरान खान की आंख के इलाज के लिए अपनी मर्जी के मुआलिज और अस्पताल तक रसाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं जेल मैनुअल में दर्ज ही नहीं है कि कैदी का इलाज उसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। आपकी आजम नज़ीर तारड़ साहब या वज़ीर कानून साहब के बयान के ऊपर क्या राय है सर? तो नहीं जानता कि जेल मैनुअल में इस हवाले से क्या है। आजम तारड़ साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो हमें रिवायत को देखना चाहिए। और रिवायत आप देखें तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को ये सहूलत क्यों मिली थी? मियां नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क ले जाया गया। इसी तरह जरदारी साहब जब जेल में होते थे तो ठीक है अदालत की इजाज़त से होते थे, लेकिन वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में अमूमन वहाँ पे चले जाते थे। तो फिर वो क्यों था? तो मेरे ख्याल में जो कौमी लीडर्स हैं उनके लिए इस रूल्स को कि अगर जेल मैनुअल में नहीं है तो उनको अपने मर्जी का इलाज का हक ना दिया जाए, ये रिवायत पाकिस्तान में नहीं रही है। बल्कि रिवायत ये रही है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको उनकी मर्जी का इलाज का हक दिया गया है, इसलिए वो इमरान खान को भी देना चाहिए। सर अक्सर जब यही मिसाल दो हुकूमती अहदेदारों को तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की मिसालें या जरदारी साहब या दीगर असीरान की, माजी में वो लोग सब अदालती अहकामात के ज़रिए अपनी मर्जी का इलाज करते आए हैं। खान साहब ने तो अब दरख्वास्त दायर किया ना, इससे पहले नहीं। जी ये बात उनकी ठीक है कि अदालती अहकामात के तहत ही वो होता रहा, और पीटीआई को भी अदालत ही का दरवाज़ा का कटाना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन आपने पहले कहा कि आप समझते हैं कि कौमी लीडरान के लिए एक्सेप्शन होनी चाहिए या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको होनी चाहिए। मैंने कहा कि कौमी लीडरान के साथ यकसा सलूक करना चाहिए। अच्छा। यकसा उसको अगर एक को अपनी मर्जी के इलाज की सहूलत मिलती है तो फिर दूसरे को भी मिलनी चाहिए। ठीक है जी, इसी के साथ आज प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।